नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रिज हिंदी मीडिया पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बहुत जल्द विचित्र साक्षी नामक पाठ का अभ्यास कार्य लेकर के आऊंगा, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विचित्र साक्षी। विचित्र साक्षी का अभ्यासकार मतलब एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग सजग होकर के तैयार होकर के अपनी पुस्तक अपने पास जरूर रखें, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं थोड़ी सी कि परीक्षा की तैयारियां आपकी कैसी चल रही हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप लोग कर लीजिएगा, और अगर अभी किसी को सूचित नहीं किया है तो आप सूचित भी कर दीजिएगा कि विचित्र साक्षी नामक पाठ का आपका सॉल्यूशन होने लगा है। ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रिज के द्वारा कक्षा 7वीं से 12वीं तक का बहुत सुंदर तरीके से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा के लिए उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने में आपकी बहुत ही मदद करेंगे। ध्यान रखिएगा, शिक्षकों के मार्गदर्शन में बेहतर तरीके से नोट्स तैयार करवाए गए हैं। उनकी जानकारी कैसे मिलेगी, कैसे हम उन तक पहुंचेंगे, तो उसके लिए आपको जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चले क्लास पर। आज की क्लास रहेगी कक्षा 10वीं संस्कृत शैमुषी द्वितीय भागा विचित्र साक्षी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। चलिए, आज पहला प्रश्न हमारा रहेगा इसमें सॉल्यूशन में। देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा क्या है इसमें। पहला प्रश्न रहेगा एक पदेन उत्तरम लिखत। क्या लिखा हुआ है? एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो। मतलब देखिए, तृतीय विभक्ति लगी हुई है इसमें। क्या लगी है इसमें? तृतीय विभक्ति का एक वचन। मतलब जैसे रामेण फलेन कमलेन पुस्तकेन, वैसे ही पदेन। तो एक पदेन उत्तरम मन उत्तर को, द्वितीय विभक्ति। उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, उत्तरम उत्तरे उत्तराणी। तो ये हमारा द्वितीय विभक्ति का रूप लगा है। लिखत लगा हुआ है तो आपका आज्ञार्थक लगा हुआ है। कहां का? लोट लकार आज्ञार्थक। लिखत लिखताम लिखन, लिख लिखतम लिखत, ऐसे हमारे रूप बनेंगे। तो लोट लकार का रूप है। तो इसमें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है और पहला ही प्रश्न आपकी पुस्तक में भी दिया होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे आप परीक्षा में प्रश्न पत्र लेते हैं, परीक्षा में आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा, जो आपको पेपर मिलेगा, उस पेपर के प्रश्नों का अर्थ समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रश्न का आंसर उत्तर समझ पा रहे हैं, उसका अर्थ समझ पा रहे हैं, तो आंसर तो अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि आपने कहानी को सुना है। और आपने जैसे इसके पहले भाग 1, 2, 3 में हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जब हमने किया, चैप्टर को पूरा समझा, उसकी व्याख्या की, तो आप लोगों ने जब अच्छे से पढ़ लिया तो कहानी तो आपके दिमाग में गूंज ही रही होगी, ठीक है ना। तो आज प्रश्न पढ़ेंगे कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह, ठीक है ना। कीदृशे माने किस प्रकार से, किस प्रकार के प्रदेश में पदयात्रा न सुखावह, ठीक है ना। तो देखिए, वहां पर आपने देखा है, जब वो चलने वाला राहगीर था जो अपने पुत्र की बीमारी को सुन करके वहां से पैदल ही चल देता है, बस यान को नहीं पकड़ करके पैदल चल देता है। और चलते चलते जब रात्रि का समय होता है, शाम का समय होता है, तो मन में सोचता है कि कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह, इस प्रकार के प्रदेश में, किस प्रकार के प्रदेश में वो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा किस प्रकार के प्रदेश में पदयात्रा न सुखावह, किस प्रकार के प्रदेश में पदयात्रा मतलब पैदल चलना मतलब सुखमय नहीं होता है। यहां पर रात्रि है, अंधेरा हो चुका है, तो वह रुकने का विचार करता है विजने प्रदेश, ठीक है ना। इस प्रकार के विजने प्रदेश मतलब अनजाने शहर में, अनजाने शहर में पैदल चल रहे हैं, तो बोले यहां क्या उचित नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे ना। तो आपके पाठ में आया हुआ है विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह, मतलब एक अजनबी प्रदेश में, अनजान शहर में आप पैदल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, आपको रास्ता भी, मार्ग भी मालूम नहीं है, बस आप चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार आपको रात्रि में कभी भी पैदल नहीं चलना है। ये पाठ हमें ये भी सिखा रहा है। ये क्या सिखा रहा है? उन्होंने कहा कि किस प्रकार के प्रदेश में पदयात्रा सुखावह न, मतलब किस प्रकार के प्रदेश में हमें क्या है, पदयात्रा नहीं चल रही, जहां पर वास्तविकता में आप मार्ग को नहीं जान रहे हो, जहां पर आप रास्ते को नहीं पहचान रहे हो, वहां पर अपनी आंखें बंद करके ऐसे ही पैदल नहीं चलना
चाहिए। आपको मार्ग अगर मालूम है तो आप निसंकोच जाइए, और अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है, अनजान शहर है, तो पैदल बिल्कुल भी नहीं चलना है। आप बिल्कुल रुक जाएं, किसी भी गाड़ी से आप जाएं, बस से जाएं, आपको ऑटो मिलेगी ऑटो से जाएं, लेकिन पैदल नहीं चल देना। कैसा मार्ग है कोई पता नहीं है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि घटना ही घटे, लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि अनजाने शहर में आपको पैदल ऐसे ही चल देना है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए सीख भी है, बहुत अच्छी सीख मिल रही है। तो यहां पर देखें सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, कीदृशे प्रदेशे, तो विजने प्रदेशे। तो यहां पर भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके बनते हैं, पाठ से ही सारे आपके प्रश्न बन रहे हैं, पाठ से ही आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखिएगा, लिखा है अतिथि कैन प्रबुद्धा, ठीक है ना। अतिथि किसके द्वारा या किससे, प्रबुद्धा माने जागा, किसके किससे किससे जागता है, कैन कैन माने किसके द्वारा या किससे, ठीक। तो अतिथि कहां सो रहा था, किसके यहां गया था, किसी पास के गांव में उन्होंने देखा तो किसी के यहां पर जाकर के आश्रय ले लेता है। और जब वहां देखते हैं कि जिस दिन वह आश्रय लेता है उसी दिन एक चोर आकर के मंजूसा माने उस पेटी को उठा करके, और जैसे चलता है तो पादत ध्वनि ना, कैसे ऐसे चलता है, पादत ध्वनि ना मतलब पैरों की ध्वनि से, प्रबुद्धा माने जाग उठता है, पैरों की ध्वनि को सुनकर के जागता है। तो कैन आया है यहां पर, और जो कैन लगा हुआ है ये तृतीय विभक्ति का लगा है। आपको मालूम है कि प्रश्न जब निर्माण होता है तो किम के रूप चलते हैं। किम माने क्या, किम के रूप चलते हैं, कहा कम केन, कहा कम केन, कसमई कस्मात कश्यो कश्मिन, ठीक है ना। तो यहां पर केन लगा हुआ है तृतीय विभक्ति, तो तृतीय विभक्ति का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो, चोरस्य पादत ध्वनि ना, चोर के पैरों की ध्वनि को सुन करके। अतिथि कैन प्रबुद्धा, अतिथि माने जो वहां पर जो व्यक्ति था जो अपने पुत्र की बीमारी की खबर सुन करके जा रहा था, रास्ते में थक जाता है तो किसी के यहाँ आश्रय ले लेता है, और वही वही अतिथि है जो आश्रय लेता है। फिर वहां पर चोरस्य माने चोर की, पादत ध्वनि ना माने पैरों की ध्वनि को सुन करके, पैरों की ध्वनि से सुन करके क्या कर देता है के द्वारा प्रबुद्धा माने जाग जाता है। तो यहाँ पर चोरस्य में षष्ठी विभक्ति और कैन में तृतीय, तो पादत ध्वनिना में भी तृतीय। और ध्वनि के रूप चलेंगे तो जैसे हरि के रूप चलते हैं, गुरु के उसके हरि के रूप चलते हैं, कवि के रूप चलते हैं, कवि ही कविम कविना कवये, ध्वनि ही ध्वनिम ध्वनिना ध्वनाये, ऐसे रूप चलेंगे। कवि ही कविम कविना कवये, कवे है कवौ कवे, हरे हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरऊ हरे। तो ध्वनि के रूप आप कैसे चलाओगे, ये ध्वनि लिखा ना, ध्वनि ही ध्वनिम ध्वनिना ध्वनाये, ध्वनि ही ध्वनि ध्वनऊ ध्वने, ध्वनि ही ध्वनम ध्वनि ही ध्वनिम ध्वनिना ध्वनाये, ध्वनि ही ध्वनि ध्वनऊ ध्वने, हरे हरिम हरिणा हरये, हरे हरऊ हरे, कवि कविम कविना कवये, कवे कवौ कवे। तो जैसे कवि के हरि के रूप चलाओगे वैसे ही ध्वनि के रूप चलाओगे तो तृतीय विभक्ति एक वचन में बन जाएगा, पादत ध्वनि ना। देखिए आप सोचोगे कि सर आप तो ध्वनि के रूप चला रहे हो, यहां तो पादत ध्वनि ना लिखा है। भाई साहब मैं आपको बता दूं कि पीछे के पदों को आपको देखना है कि ये इकारांत है, उकारांत है, आकारांत है। आपको आगे से क्या लगना है, आगे तो आप संसार पूरा जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में तो ध्वनि में छोटी ही है ना, जैसे हरि में छोटी ही है ना, कवि में छोटी ही है ना, बस वैसे रूप चला दो। ध्यान रखोगे, आगे चले, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रश्न क्रमांक तीसरे पर चर्चा करेंगे, लेकिन तीसरे प्रश्न को सबसे पहले बढ़ेंगे। कृषिकाय कह आसीत, मतलब कृषिकाय का मतलब कमजोर, निर्बल। कृषिकाय का मतलब कमजोर या शरीर से कमजोर, शरीर से कमजोर। काय माने शरीर और कृष माने कमजोर, अर्थात शरीर से कमजोर। कह माने कौन, आसीत माने था। तो निश्चित है कि कौन था, बताइए। न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोनों को, एक चौर्य अभियोगी मतलब जिसे चोरी का आरोप लगा हुआ था, और एक सिपाही था।
आरक्षिणा, ठीक, उस सिपाही को और जिसे जो अतिथि था ना, जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया था, उसको, दोनों को भेजते हैं एक मृत शव को उठाने के लिए। ठीक, तो यहां पर जब दोनों वहां से लाके तो हट्टा पुट्टा जो आरक्षी रहता है वो तो सुपुष्ट देहा रहता है, मतलब ताकतवर रहता है, उसकी बॉडी बिल्डर रहती है, लेकिन जो हमारा अतिथि रहता है वो कैसा रहता है, कृषकाया। तो कहा कृषकाया आसीत, बताइए कौन था, अभियुक्ता, अर्थात जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा हुआ था, जो अतिथि था, जो एक पुत्र का पिता था, वह गया जा रहा था, पैदल चल रहा था और जाकर के किसी के आश्रय लेता है। वो कमजोर था, वह इतना भार उठाने में सक्षम नहीं था। तो कहा प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है, अभियुक्ता में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। ध्यान रखोगे ना। चलिए आगे देखें। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा होगा घ नंबर का। पहले प्रश्न का घ नंबर दिया हुआ है, पहले प्रश्न का घ नंबर, न्यायाधीश कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश के द्वारा किसके लिए कारागार का दंड आदेशित किया गया, ठीक है ना, किसके द्वारा आदेश दिया गया कि इसको कारागार में डाल दिया जाए, तो किसके लिए, ठीक है ना, किसके लिए दिया गया है, तो जल्दी से बताइए किसके लिए। आपने देखा पूरी कहानी को सुनने के बाद लास्ट में आदेश न्यायाधीश ने दिया था तो सिपाही आरक्षणी को, तो किसके लिए, आरक्षिकाय, ठीक है ना, आरक्षिणे, आरक्षी को, आरक्षिणा, आरक्षी को जब रूप चलेंगे तो आरक्षिणे, ठीक है ना, आरक्षिणे, आरक्षी के लिए कारादंडम आदिष्टवान, प्रथमा का एक वचन, चतुर्थी और कारादंडम में द्वितीय विभक्ति, आदिष्टवान में औपसर्ग पूर्वक दिस धातु से कितवतु प्रत्यय लगा करके आदिष्टवान बन गया है आरक्षिणे। आरक्षी को उन्होंने क्या दे दिया, क्या दे दिया, आरक्षी को उन्होंने दिया कि इसको कारागार में भेज दिया जाए। अब यहां पर देखें अंगा नंबर का प्रश्न होगा आपका। अगला प्रश्न है, पहले नंबर के प्रश्न चल रहे हैं अभी एक पदेन, जिसमें केवल एक शब्द में ही हमें आंसर देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी परीक्षा में भी आता है तो आपको एक शब्द से दूसरा शब्द नहीं लिखना है। ठीक, आगे देखेंगे। कम निक्सा मृत शरीरम आसीत, कम माने कहा, कम केन कस्मई कस्मात कस्य कस्मिन, तो द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। किसको, मतलब किसके, निक्साम माने निकट, मृत शरीरम माने मृत शरीर, मरे हुए शरीर को, आसीत माने था, किसके निकट था, तो आपने देखा होगा राजमार्गम, राजमार्गम था ना, राजमार्ग के समीप एक क्या है, बोले मृत शरीर पड़ा हुआ है, ये पाठ में आया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, पाठ को पढ़ना है, पुस्तक अपने पास रखें तो आपको सारा का सारा वृत्तांत समझ में आ जाएगा जो मैं आंसर दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपने कहानी को सुना है तो निश्चित मान लो इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में रखे मिलेंगे बिल्कुल। बस आपको प्रश्न को समझना है। कम द्वितीय विभक्ति, कम माने द्वितीय विभक्ति, तो कैसे, जैसे कहा, कम, केन, तो कम आ गया ना, आप कम को ऐसे लिख दो जैसे इसमें लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कहा कम, तो निक्साम माने निकट, और निक्सा कैसे आ जाएगा, अभिता परिता उभयता, हा प्रतियोगे निक्सा, ये द्वितीय विभक्ति, इनके योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। मृत शरीरम, मरे हुए शरीर को, आसीत माना था, अर्थात किसके निकट था, राजमार्गम, राजमार्ग मतलब कौन, रोड, जो राजमार्ग होता है, जो हमारे स्टेट का, राष्ट्रों के, राज्यों के राजमार्ग होते हैं, एनएच, ठीक है ना, एनएच जो आपके नेशनल हाईवे जो वगैरह होते वही है राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग कह सकते हैं, और हम जो स्टेट राजमार्ग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उसके निकट एक क्या, रास्ते में मार्ग के निकट हमारा क्या था, मृत शरीर पड़ा हुआ था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा होगा। प्रश्न क्रमांक दूसरे में देखें, यहां लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखिता नाम माने नीचे लिखे, ठीक है ना, अधा माने नीचे, लिखता नाम माने लिखे, नीचे लिखे, प्रश्न नाम माने प्रश्नों के, उत्तराणी माने उत्तरों को, संस्कृत भाषा माने संस्कृत भाषा के द्वारा, लिखत माने लिखो, ठीक है ना। तो अधोलिखिता नाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, अधोलिखिता नाम, प्रश्न नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, और उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, तो ये हमारा वैसे प्रथमा में भी बहुवचन बनेगा, द्वितीय में भी, लेकिन अर्थ निकलेगा उत्तरों को, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन होगा। संस्कृत भाषा, भाषा का रूप लगा हुआ है यहाँ पर, तो लता के समान चलेगा,
कैसे चलेगा? लता के समान, रमा के समान आप चला दें इसको, राधा के समान, सीता के समान, तो भाषया तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा। कैसे? लता लताम लतया लतायै, रमा रमाम रमया रमायै, भाषा भाषाम भाषया भाषायै। भाषया तो तृतीय विभक्ति आ गई है। रमा रमाम रमया रमायै, रमायाः रमायाः रमायाम हे रमे, लता लताम लतया लतायै, लतायाः लतायाः लतायाम हे लते, भाषा भाषाम भाषया भाषायै, भाषायाः भाषायाः भाषायाम हे भाषे। बनेगा तो ये तृतीय विभक्ति, तो अर्थ निकलेगा के द्वारा या से। उन्होंने कहा नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तराणी माने उत्तरों को संस्कृत भाषा से या संस्कृत भाषा के द्वारा लिखत माने लिखो। ये आदेशात्मक वाक्य आज्ञार्थक है। लोट लकार कहां बनेगा? प्रथम पुरुष एक वचन में। लिखत लिखताम लिखन और लिख लिखतम लिखत, ऐसे रूप चलते हैं, तो प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा आपका लिखत। समझ में आ गया? अब यहां से हम पहले प्रश्न पर चलेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या आंसर प्रश्न कह रहा है वो देखिएगा। निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। निर्धना माने गरीब, जिसके पास धन नहीं है, ठीक है ना? तो धन कमाने वाला निर्धन था, और जनः माने व्यक्ति, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके पास कम धन था, और कम धन को कथम माने कैसे, वित्तम माने धन को, ठीक, वह गरीब व्यक्ति कैसे धन को उपार्जितवान माने कमाता है। कैसे कैसे धन को कमाता है? बहुत परिश्रम करने के बाद वह धन को एकत्रित करता है। भूरी भूरी परिश्रम माने बहुत परिश्रम करने के बाद, ठीक। तो देखिए ये पूर्ण वाक्य में लिखना है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, ये भी हमारे लिए बहुत विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए कि परीक्षा में जब आएगा तो अधिकतर आपने देखा है कि संस्कृत में लिखा रहता है कि एक पदेन उत्तरत या पूर्ण वाक्येन उत्तरत लिखा रहता है, या तो एक पदेन में लिखिए या तो पूर्ण वाक्य में लिखिए। लेकिन जब ऐसी कंडीशन, दोनों सिचुएशन हटा दी जाए, जैसे ये प्रश्न आ गया, इसमें ना तो एक पदेन की बात की जा रही है और ना ही पूर्ण वाक्य की बात की जा रही है, तब आपको क्या करना है, सीधा स्पष्ट लिखा रहेगा कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, तब आपको पूर्ण वाक्य में ही लिखना है, ठीक है ना। ये क्योंकि आपके 3 से 4 नंबर का प्रश्न होगा, ये आपका 2, 3, 4 नंबर का हो, एक पदेन वाला तो 1 नंबर का ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहां पर उन्होंने कहा निर्धना, देखो ज्यों का त्यों आ गया, जनः ज्यों का त्यों, कथम की जगह उन्होंने क्या जोड़ा, भूरी परिश्रम किंचित, भूरी परिश्रम किंचित, बस इतना पद जुड़ गया है। वित्तम की जगह वित्तम आ गया, उपार्जितवान की जगह उपार्जितवान। समझ में आया? यहां पर भी ज्यादा नहीं, ध्यान रखें, यहां पर भी आपको ज्यादा याद नहीं करना होता है, सारा कुछ आपके प्रश्न में दिया होता है, बस जहां पर प्रश्न निर्माण करने वाला शब्द हो वहीं पर 2 या 2.5 या 3 ऐसे शब्दों को जोड़ दिया जाता है, कहीं कहीं थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। निर्धना माने वह गरीब, जन माने व्यक्ति क्या करता है, भूरी माने बहुत, अत्यधिक, परिश्रम माने परिश्रम, किंचित माने परिश्रम करके, किंचित माने कुछ थोड़ा, वित्तम माने धन, उपार्जित माने इकट्ठा करता है, कुछ थोड़ा सा धन इकट्ठा करता है। समझ में आ गया ना? प्रथमा का एक वचन, जनाह में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, भूरी परिश्रम में परि उपसर्ग पूर्वक श्रम धातु से ल्यप प्रत्यय के योग में परिश्रम में बना हुआ है, और किंचित माने थोड़ा सा, वित्तम में द्वितीय विभक्ति, धन को, उपार्जित वान में उप उपसर्ग पूर्वक अर्जित वान उप उपसर्ग है, और अर्जित वान बन गया है, अर्ज धातु से तबत प्रत्यय कितवतु प्रत्यय लग करके अर्जित वान बन गया है, तबत को वान हो गया है यहाँ, ठीक। फिर यहां पर लिखा हुआ है, देखिए खा नंबर का प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है जनः किमर्थम पदाति गच्छति। जनः माने व्यक्ति, किमर्थम माने किस लिए, पदाति माने पैदल ही, गच्छति माने चलता है, किस अर्थ से वह पैदल ही चलने लगता है, तो निश्चित है कि उसके पास धन का अभाव होता है, पैसे कम होते हैं, इसीलिए वह बस यान को नहीं लेता है, और बस यान मतलब किसी गाड़ी को नहीं पकड़ता है, बस आदि को पैदल ही चल देता है, पदाति गच्छति, ठीक। तो यहां देखो अर्थ कार्यार्थ है, देखो पीड़िता मतलब उसके पास, अर्थ माने धन, उसके पास धन की कमी होने के कारण उसने कहा कि थोड़ा सा धन लाए हैं, तो किसी प्रकार से बच्चे की अगर बीमारी है तो उसको जरूरत पड़ेगी, इसलिए वह पैदल ही चल देता है। जनः प्रथमा का एक वचन, अर्थ कार्यण,
ठीक है ना। अर्थ कारण के कारण, धन की कमी के कारण से, पीड़ितः माने पीड़ित होने के कारण, वशयानम माने बस यान को, विहाय माने त्याग करके या छोड़ करके, पदाति गच्छति माने पैदल ही चल देता है। तो पदाति, पदाति में प्रथमा का एक वचन, और गच्छति गच्छतः गच्छन्ति तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा जो रहेगा ग नंबर का प्रश्न। ध्यान से देखिएगा ग नंबर के प्रश्न में क्या है। प्राश्रिते निशांधकारे सह किम अचिंत्यत। और प्राश्रिते माने जैसे ही निशांध, रात का अंधकार प्रसारित होने लगता है, बढ़ने लगता है, फैलने लगता है, तो सह माने वह, किम माने क्या, अचिंत्यत माने सोचता है। कौन? जो पैदल चलता है, जो निर्धन एक जन है, एक निर्धन व्यक्ति है, वह पैदल चलता है। और जैसे ही उसने देखा कि निशा माने रात, अंधकारे माने अंधकार में, रात के अंधकार में, प्राश्रिते माने चलते हुए, प्रसारित माने फैले हुए रात के अंधकार को, सा माने वह, देखकर किम माने क्या, वह क्या, अचिंत्यत माने सोचता है। वह ये सोचता है कि कहीं रुक जाना ही श्रेष्ठ होगा। देखें जरा, प्राश्रिते निशांधिकारे विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह इति सह अचिंत्यत। वह सोचता है कि इस प्रकार के अनजाने शहर में पैदल चलना उचित नहीं है, इसी यह सोचने लगता है। ठीक, प्राश्रिते में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, निशांधकारे में भी सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। सप्तमी विभक्ति जैसे रामे वैसे ही निशांधकारे। तो निशा प्लस अंधकारे तो दीर्घ संधि भी है, यहां पर आकाशवर्णे दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। निशा प्लस अंधकारी। देखें यहां बड़ा आ, यहां पर छोटा आ, बिंदु आपकी ज्यों त्यों रहेगी। जैसे ही बड़ा आ बनेगा तो बिंदु आपकी आ जाएगी साथ में, शब्द बनेगा निशांधकारे, निशांधकारे। ठीक है। अब यहां पर अगर बिंदु नहीं लगाना है तो यहां आपका आधा ना लगा दो। ठीक है, और आधा ना लगाओगे तो यहां पर भी आपका आधा ना आ जाएगा। ठीक, निशांधकारी बन जाएगा। तो यहां आकाश वर्ण दीर्घा से आपका दीर्घ संधि हो जाएगी। और विजने में सप्तमी का एक वचन, प्रदेशे में सप्तमी का एक वचन, पदयात्रा में प्रथमा, ना माने नहीं, सुखावह माने सुखप्रद, इति सह अचिंत्य, सा माने वह, अचिंत्यत माने सोचता, अचिंत्यत अचिंत्यताम अचिंत्यन, ऐसे रूप बनेगा। तो वो भी हमारा लंग लकार का रूप लगा हुआ। इसके बाद घा नंबर का प्रश्न है। ध्यान से देखें घा नंबर के प्रश्न में क्या दिया हुआ है। वस्तुतः चोरः का आसीत। वास्तव में चोर कौन था। प्रश्न ये कह रहा है कि वस्तुतः माने वास्तव में, चोरः माने चोर, और कह माने कौन, और आसीत माने था। ठीक है ना। तो वास्तव में चोर कौन था। वस्तुतः में प्रथमा का एक वचन, चोरा में भी प्रथमा का एक वचन, कह में भी प्रथमा का एक वचन, आसीत लंग लकार का रूप है, था, अस धातु लगी हुई है, ध्यान रखें। और लंग लकार का रूप है तो आ और आ उपसर्ग लगा हुआ है तो दीर्घ संधि हो गई है आसीत। ठीक, तो दीर्घ संधि हो गई है, यहां अस धातु है और आसीत अस्ताम और आसन, ऐसे रूप बनेगा। यहां पर वास्तव में चोर कौन था। सिपाही था, आरक्षी था। ठीक है ना। वस्तुतः चोरः आरक्षी एवं आसीत। वास्तव में चोर आरक्षी माने सिपाही ही था, एव माने ही, और आरक्षी माने सिपाही। वास्तव में चोर कौन था। आरक्षी, आरक्षी ही था, चोर सिपाही था। जनस्य क्रंदनम, जनस्य क्रंदनम निशम आरक्षी किम उक्तवान। ठीक है ना। जनस्य माने लोगों के, क्रंदन माने रोने पर, लोगों के, उस व्यक्ति के रोने पर, रोने, उस व्यक्ति के रोने को, निशम माने देख करके, सुन करके, आरक्षी माने सिपाही, के मुक्तवान माने क्या कहता है। जब वह भार उठाता ना, कहानी सुनी आपने, जब वह शव को लेकर के आता है तो वो रोने लगता है, और रोने लगता है तो उसके रोकर को सुन, रोते हुए को देख करके वह सिपाही क्या बोलता है कि अब क्या है, अब भोगो, तुमने मुझे रोका तो था। वही कहता है, देखिए, जनस्य क्रंदनम निशम आरक्षी उक्तवान रे दुष्ट त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया गृहणात वारिता इदानीम निज कृत्य यस्य फलम भुंक्त त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्यसे इति। इतना सारा सोचता है वो, ये सीधा ये कहता है कि तुमने उस दिन मुझे जो पकड़ लिया था पेटी के साथ में, और वो पेटी में नहीं ले जा पाया था, इसीलिए उसी तुम्हारे द्वारा किया गया वह जो तुम्हारा कृत्य था, कर्म था, उसी का आज तुम फल भोगो, तुमको इसमें 3 साल की जेल मिलेगी। इस प्रकार से इसने कहा। ठीक है ना। इस प्रकार से कौन सोचता है, कौन सोचता है बताइए। सिपाही सोचता है।
आरक्षी बोलता है ना, आरक्षी, तो आरक्षी। जनस्य में षष्ठी का एक वचन, क्रंदनम में द्वितीय विभक्ति, निसम में देखिए नि उपसर्ग पूर्व सम धातु से ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, उक्तवान में भी वच धातु लगी हुई है, कितवतु प्रत्यय लगा हुआ है, और रे दुष्ट में संबोधन लगा हुआ है। त्वया तृतीय का एक वचन, त्वम त्वम त्वया तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, युष्मद का रूप है, अहम प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है, अस्मद का रूप है, अहम माम मया मह्यम मत मम मई। ठीक, चोरितायाह में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, चोरितायाह, ठीक है ना। और मंजूसाया में भी षष्ठी विभक्ति का, जैसे हमारा रमा का रूप बनेगा वैसे ही मंजूसा के रूप चलेंगे, रमा रमाम रमया रमायै, रमायाह रमायाह रमायाम हे रमे, मंजूसा मंजूसाम मंजूसया मंजूसायै, मंजूसायाह मंजूसायाह मंजूसायाम हे मंजूसे। ठीक, तो यहां पर मंजूसा मतलब पेटी, और गृहिणात में पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, वारिता में प्रथमा का एक वचन, इदानी माने इसी समय, निज कृत्यस्य में षष्ठी विभक्ति मतलब स्वयं के द्वारा जो किया गया निज कृत्य है उसी में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, और फलम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। फलम माने उस फल को क्या कर रहा है, भुंक्ष भुंगस्व माने भोगो। त्वम में प्रथमा का एक वचन और युष्मत का रूप है त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम, तो त्वम प्रथमा का एक वचन, वर्षत्रयस् माने 3 वर्ष की जेल काटोगे, कारादंडम माने 3 वर्षस्य त्रिवत्रय वर्षस्। ठीक, तो यहां षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, और कारादंडम में कारादंड को तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ठीक, और लपस्य से कहां का रूप है, मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है एक वचन का, और इति क्या है, इति। ठीक, तो समझ में आया उसके द्वारा क्या क्या कहा गया है, आरक्षी के द्वारा उस व्यक्ति को क्या कहा गया है, समझ में आया। फिर इसके बाद दिया हुआ है अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को आप देख लीजिए, मति वैभवशालिना और दुष्कर्णानि कार्याणि कथम साधयन्ति, मतलब बुद्धि और विवेक के द्वारा दुष्कर माने कठिन से कठिन, कार्याणि माने कार्य को, कथम माने कैसे, साधयंती माने हल किया जाता है। जब देखिए यहां पर कोई भी एविडेंस नहीं था, कोई भी साक्ष्य नहीं था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किस प्रकार से उन्होंने एक लीला के द्वारा, एक नाटक के द्वारा क्या किया, क्या कर लिया, लीला और नाटक के द्वारा उन्होंने एविडेंस को ढूंढ लिया और वास्तविकता में जो चोर था उसको दंड दिया। तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, बुद्धि और विवेक के साथ भी हमें ऐसे नाटक करने पड़ते हैं जिससे हम सही व्यक्ति को दंडित होने से बचा सकें और जो गलत है उसको दंड मिल सके। तो यहां पर भी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यही कार्य किया गया था कि मति वैभवशालिनी दुष्कर्णानि कार्याणि, अर्थात मति वैभव, मति माने बुद्धि और वैभव माने विवेक, और शालिनी बुद्धि और विवेक के द्वारा जो कुशल मार्गदर्शक होता है वह कठिन से कठिन कार्य को भी, कार्याणि माने कार्य को, कथम माने कैसे, साधयंती माने साधता है या हल करता है। ठीक है ना, तो यहां पर आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है आपका आंसर मति वैभवशालिना, प्रश्न से ही लिया गया है, और दुष्कर्णानि माने दुष्कर्णानि दिया हुआ है, और कार्याणि में कार्याणि, कथम के स्थान पर आपने देखा यहां क्या जोड़ दिया, नीति युक्तिम चा, नीति युक्तिम चा समालंब्य लीलया एव साधयंती। ठीक, इतना बस जोड़ना है आपको, साधयंती में कथम के स्थान पर नीति युक्तिम चा समालंब्यम लीलिया एव, इतना आपको याद करना है, बाकी आपको यहां पर कोई टेंशन नहीं लेना है। समझ में आया। अब यहां पर एक बात और ध्यान रख लेना, यहां आपकी विभक्ति कौन कौन सी लगी हुई है, ध्यान देखें। मति वैभवशालिना में शाली का रूप है, तो शालिनी के रूप चलेंगे आपके कैसे, जननी के समान। तो जननी की कैसे, जननी जननी जनन्या जनन्यै, जनन्या जनन्या जनन्याम हे जननी, शालिनी शालिनीम शालिन्या शालिन्यै, शालिन्या शालिन्या शालिन्याम हे शालिनी। ठीक, तो जनन्या जननी, जनन्या आपका बनेगा बहुवचन, तो यहां बना हुआ है शालिना, बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन, दुष्कर्णानि, दुष्कर्णम दुष्कर्णे दुष्कर्णानि, तो ये आपका दुष्कराणि दिया हुआ है, तो प्रथमा का बहुवचन, कार्याणि में प्रथमा का बहुवचन, लेकिन अर्थ निकलेगा तो कठिन से कठिन कार्य को तो द्विवचन का, क्योंकि प्रथमा द्वितीय समान होता है नपुंसकलिंग में। ठीक, नीतिम में द्वितीय विभक्ति, चा माने और युक्तिम में द्वितीय विभक्ति, नीति और युक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, कठिन से कठिन कार्य को भी साध लिया जाता है। समालंब्य माने
साध लिया जाता है। लीलया माने लीला के द्वारा, एव माने ही, साधयति माने साधयति, साध्यता, साधयंती माने साध लिया जाता है। तो ये भी हमारा साधयंती दिया है तो बहुवचन है, और एव माने ही, और लीलिया में तृतीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा तीसरे नंबर का है, जरा देखिएगा तीसरे नंबर का प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि रेखांकित पदम आधृत्य, क्या दिया हुआ है? रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखा से अंकित मतलब अंडरलाइन, रेखा से अंकित आधृत्य माने आधार मान करके, जो जिनमें अंडरलाइन किया गया है उनको आधार मान करके प्रश्न निर्माणम कुरुत माने प्रश्न का निर्माण करो। अब यहां पर सीधा सीधा उन्होंने कहा कि रेखा से अंकित मतलब रेखांकित, आधृत्य में आधार मान करके प्रश्न निर्माण को कुरुत माने करो। तो कुरुत जो दिया हुआ है, कुरुत कुरुताम कुर्बन, ऐसे रूप बनेगा। तो ये भी हमारा कहां का है? आज्ञार्थक रूप दिया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है पुत्रम दृष्टुम सह प्रस्थिता, पुत्र को दृष्टुम माने देखने के लिए, सह माने वह, प्रस्थिता माने क्या करता है? प्रस्थान करता है। तो कम दृष्टुम सह प्रस्थिता, तो कम आ जाएगा। क्यों? देखिए, आपको प्रश्न निर्माण करने का एक बार पुनः मैं अवगत करा दूं कि जिस रेखांकित पद में जो विभक्ति लगी होगी उसी विभक्ति का आपको यहां प्रश्नवाचक सर्वनाम लगाना है। कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन दिया हुआ है ना। तो यहां पर आपको वैसे ही फिट करते जाना है। ठीक, तो यहां पुत्रम दिया हुआ है तो कम दिया हुआ है, पुत्रम द्वितीय विभक्ति, तो कम लग गया है। कम दृष्टुम सह प्रस्थिता मतलब किसको देखने के लिए, सह माने वह, प्रस्थिता माने प्रस्थान करता है। तो पुत्रम, पुत्र को देखने के लिए एक पिता क्या करता है? प्रस्थान करता है, जाता है। अगला दिया हुआ है करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, करुणा से मतलब करुणा परायण वह जो घर का मालिक होता है। तो करुणा परायण वह घर ग्रही माने मालिक, तस्मै माने किसके लिए, ठीक है ना, उसके लिए, तस्मै माने उसके लिए, आश्रय माने आश्रय को प्रायच्छत माने देता है। अर्थात उस व्यक्ति को क्या है, वो जो मकान मालिक होता है वो करुणा परायण होता है, अच्छा होता है, और उसको वो क्या कर देता है? घर में रुकने का स्थान देता है उसको। तो किसको देता है? तो आप बता दीजिए। तस्मै की जगह कस्मै माने किसको, ठीक है ना। तस्मै माने किस, उसको, और कस्मै माने किसको। तो यहां देखो ये चतुर्थी लगी हुई है। चतुर्थी विभक्ति में क्या बना हुआ है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। कस्मै दिया है इसलिए कस्मै आ गया है। ठीक, तस्मै का कैसे रूप चलेगा? देखिए, तह, तम, तेन, तस्मै आ गया ना, आ गया ना। तो करुणा परह प्रथमा का एक वचन हो जाएगा, गा की वजह से यहां पर ओ हो गया है विसर्ग के स्थान पर। ग्रही माने मालिक, कस्मै माने चतुर्थी का किसके लिए, और आश्रय माने आश्रय को प्रायच्छत, प्रा उपसर्ग पूर्वक आयच्छत बन जाएगा। ठीक है, आगे चलूं। आगे देखिए, चोरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धा, चोर के पैरों की ध्वनि से अतिथि जागता है। तो चोरस के कस आ जाएगा, षष्ठी विभक्ति लगी है तो कस्य पादध्वनिना, किसके पैरों की ध्वनि से अतिथि जाग जाता है। तो देखो षष्ठी विभक्ति आ गई है कस्य, जैसे यहां बनेगा चोरस्य, रामस्य बनता है ना षष्ठी विभक्ति में, वैसे ही बनेगा चोरस्य। तो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है इसलिए कस्य आ जाएगा। कस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धा, तो पादध्वनिना में यहां पर तृतीय विभक्ति, जो मैं आपको अभी बता चुका था कि ध्वनि के रूप चलेंगे हरि के समान। समझ में आया ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। उससे पहले मैं आपको देखो अगले प्रश्न को बताऊं। देखें, न्यायाधीशा बंकिम चंद्र आशीत, न्यायाधीशा कह आशीत, आपका ऐसा आ जाएगा। यहाँ प्रथमा विभक्ति लगी हुई है चंद्रा में, तो यहाँ कह आ जाएगा। ध्यान दीजिए, देखो ये आ गया है न्यायाधीशा कह आशीत। न्यायाधीश कौन था? कौन था? बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र जी थे जो न्यायाधीश के पद पर थे। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप यहां लग जाएगा।
लगेगा कि नहीं लगेगा? ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने, सारे बन जाएंगे। और जो समझ में ना आ रहा हो मुझे धीरे से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताते जाना, और समझ में आ रहा है तो लाइक भी करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना है, और जो चीजें नहीं बन रही हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। यहां पर देखें, प्रश्न अगला रहेगा हमारा, देखें जरा, सह भार वेदनाया क्रंदति इसमें, सामान्य वह भार वेदना है, हमारे भार वेदना से या भार वेदना के द्वारा रोने लगता था, रोने लगा था। कौन रोने लगा था? तो वेदनाया माने किस वेदना के द्वारा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सह कैन क्रंदति इसमें, ठीक, तो यहां कया आ जाएगा, वेदना का स्त्रीवाची है ना, तो का काम कया, तो तृतीय विभक्ति स्त्रीवाची का आ जाएगा का काम कया, क्योंकि वेदना जो रूप है वो स्त्रीवाची है, वेदना जो रूप है तो वेदनया, वेदनया बना है ना, तो का काम कया आ जाएगा तृतीय विभक्ति के, सह में प्रथमा का एक वचन, और कृंदति कृंदतः कृंदंती, तो ये हमारा लगा हुआ है कृंदति कृंदतः कृंदंती, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, और ये इसमें लगा हुआ है हमारा लंग लकार था, ठीक है ना। फिर यहां पर लिखा उभौ सबम चत्वरे स्थापित बंतौ, दोनों के द्वारा सव को चत्वरे माने चबूतरे पर, स्थापित बंतौ माने स्थापित किया गया। तो चत्वरे की जगह पर क्या हो जाएगा? कुत्र। कहां पर स्थापित किया था? उभौ सबम कुत्र स्थापित बंतौ, उनके दोनों के द्वारा उस शव को, जो बॉडी थी ना, मरे हुए शव को कहां पर स्थापित किया गया? तो चत्वरे माने चबूतरे पर, एक चौकी पर। गांव में देखा होगा आपने, ऐसा चबूतरा बन जाता है, ईटा ईटा गुम्बा पत्थर आदि का, तो वो चबूतरा कहलाता है। आगे देखेंगे, चलिए आगे देखें, प्रश्न क्रमांक हमारा 4 होगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर चलेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, यथा निर्देशम उत्तरम, यथा निर्देशम उत्तरम मतलब जैसा निर्देश दिया जाए वैसा उत्तर आपको देना है। कैसे? आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम अत्र किम कर्तृपदम, मतलब आदेशम प्राप्य, आदेश को पाकर के, उभौ माने दोनों, अचलताम माने चल दिए, तो अत्र माने यहाँ पर, किम माने क्या, कर्तृपदम, यहाँ पर कौन कर्तृपद है, कौन सा कर्ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम, तो कौन है यहाँ पर? उभौ, उभौ अचलताम माने दोनों कर्ता है। कौन चलने लगे थे? दोनों, एक आरक्षी और एक अभियुक्ता। आदेश प्राप्त करके अचलताम, ये तो क्रिया है, और आदेश क्या है हमारा? किसी के द्वारा दिया गया है, और प्राप्त भी हमारी क्रिया है, तो उभौ, उभौ यहाँ पर कर्ता की भूमिका निभा रहा है, जो दोनों है, दोनों चलताम, ठीक है ना। आदेशम प्रा उपसर्ग पूर्वक, यहाँ पर आप धातु ल्य प्रत्यय से प्राप्त बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, उभौ अचलताम, अचलत अचलताम अचलन ऐसे रूप बनेगा, तो यहाँ पर लंग रकार रूप लगा हुआ है। फिर लिखा हुआ है एतेन आरक्षिणः अध्वनि यद उक्तम तत् वर्णयामि। देखिए, इनके द्वारा आरक्षिण माने आरक्षी से, अध्वनि माने जो कहा गया है, जो कहा गया है, यद उक्तम उसे क्या करो? उक्तम तत् वर्णयामि, और उसका बोलो और उसका वर्णन करो। अत्र मार्गे, अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, अत्र माने यहाँ पर, मार्गे माने मार्ग के, इत्यर्थे माने अर्थ में, किम माने क्या, पदम माने पद, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मार्गे, मार्ग के अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। बताइए यहाँ पर कौन सा पद ऐसा प्रयोग किया गया जिसका अर्थ यहाँ पर मार्ग का अर्थ निकल रहा है? अध्वनि, अध्वनि मतलब रास्ते में जो बोला गया, रास्ते में जो बोला गया, तो अध्वनि शब्द मार्ग के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। एतेन में तृतीय विभक्ति, आरक्षिणा में तृतीय विभक्ति, अध्वनि में देखिए प्रथमा का एक वचन, यदुक्तम माने यत प्लस उक्तम, यदुक्तम तो व्यंजन संधि, वर्णयामि ये उत्तम पुरुष की क्रिया लगी है, ठीक है ना। और मार्गे में सप्तमी विभक्ति का रूप लगा हुआ है, इति प्लस अर्थे, तो इत्यर्थे यहाँ यण संधि लग गई है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, करुणा परोग्रही तस्मै आश्रयम प्रयाच्छत अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ठीक है ना। पहले प्रश्न को समझिएगा,
करुणा परायण मतलब दयावान जो मालिक था वो तस्मै माने उसको आश्रयम प्रायच्छत माने आश्रय देता है। आश्रय तस्मै आश्रय मतलब उसको आश्रय देता है। तो यहां पर जो तस्मै शब्द आया है वो किसके लिए प्रयोग किया गया? तस्मै चतुर्थी का है। तस्मै सर्वनाम पद, कस्मै माने किसके लिए, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया है। तो निश्चित है कि वो हम ऐसा कह सकते हैं कि जन किसके लिए, व्यक्ति के लिए, अतिथि के लिए। तो निर्धन जन आए माने जो व्यक्ति निर्धन था, जो पैदल चल रहा था, उसके लिए यहाँ पर तस्मै शब्द का प्रयोग किया गया है। किसको यहाँ पर आश्रय दिया गया था? उसी निर्धन व्यक्ति को तो आश्रय दिया गया था। तो तस्मै शब्द जो आया है वो किसके लिए आया हुआ है? निर्धन जनाय के लिए आया है। यहाँ पर चतुर्थी लगी हुई है, इसीलिए यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ सर्वनाम शब्द निर्धन व्यक्ति के लिए आया है। घा नंबर का प्रश्न देखेंगे। घा नंबर के प्रश्न में क्या दिया हुआ है? ततोऽसौ ततोऽसौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। इस वाक्य में कौन सी ऐसी क्रियापद है? देखिएगा, उन्होंने कहा उन दोनों से, असौ तौ माने तुम दोनों, अग्रिम दिने माने दूसरे दिन, उपस्थितम माने उपस्थित होने के लिए, आदिष्ट माने आदेश दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी स्था, उपस्थातुम, अस्मिन वाक्य क्रियापदम, यहाँ पर वाक्य दूसरी क्रियापद कौन है? आदिष्टवान। ठीक है ना। उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से आदिष्टवान। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्रियापद क्या है? आदिष्टवान हो गया। फिर यहाँ पर दिया दुष्कारण्यापि, दुष्कारण्यपि कर्माणि, अत्र विशेष पदम क्यों? दुष्करण्यापि कर्माणि। तो यहाँ विशेष पद क्या है? कर्म क्या है? कर्म कैसे है? वो दुष्करण, कठिन से कठिन काम। तो विशेष पद क्या हो जाएगा यहाँ? कर्माणि। कर्म विशेष है और ये कर्म का विशेषण है। कर्म कैसा? बोले दुष्करण, कठिन से कठिन कर्म को बुद्धि और विवेक से सॉल्व किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 5 को आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या दिया है कि संधि और संधि विच्छेदम चक्रुत, मतलब यहां पर दोनों पद आपको मिक्स करके दिए गए हैं। कुछ ऐसे पद दिए गए हैं जो अलग अलग हैं, उनको एक करना है, संधि बनाना है, और कुछ पद ऐसे हैं जो एक हैं, उनको अलग अलग करना है। ठीक है ना। तो दोनों पद यहां पर दिए हुए हैं, दोनों को अलग अलग वो करना है, समझना भी है और देखना है। जैसे यहां लिखा पदाति रेवो, तो पदाति ही प्लस एव, तो निश्चित है कि इसमें विसर्ग संधि होगी। देखो ये आ गया पदाति ही प्लस एव, लेकिन ये विसर्ग संधि है तो फिर कैसे है वो जानना जरूरी है। ये लिखा हुआ है पदाति ही, विसर्ग आ गया, प्लस एव दिया हुआ है। ठीक, आपने ये देख लिया। अब यहां पर सबसे पहले तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे? विसर्जनीय से सह सूत्र लगाएंगे। विसर्जनीय से सह सूत्र लगेगा तो यहां पर बनेगा पदाति ही सह हो जाएगा, प्लस एव, विसर्ग के स्थान पर सह हो जाएगा। फिर यहां पर सस जुसो रू लग जाएगा। कौन सा सूत्र लगेगा? सस जुसो रू, सस जुसो रू लगेगा तो यहाँ रू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ बनेगा आपका पदाति रू लगेगा और एव बन जाएगा, बनेगा। और रू में से ऊ को हटाएंगे तो उपदेशे अजनुनासिकित लगेगा, ऊ को हटाओगे तो उपदेशे अजनुनासिकित, तो ऊ हट जाएगा। फिर आपका हो जाएगा पदाति रा आ जाएगा, एव आ जाएगा और इसको आप एक ही मात्रा इस पर लगा दोगे तो आपका बन जाएगा पदाति रेव बन जाएगा। तो यहाँ आपकी विसर्ग संधि, यही तो आपका पद बना हुआ है पदाति रेव, तो इसमें आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। समझ में आ गया। आगे देखें, अगला पद दिया हुआ है निशांधकारी, तो इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, निशा प्लस अंधकारी। तो ये देखिएगा यहां दिया हुआ है निशा प्लस अंधकारे, निशा प्लस अंधकारे, तो यहां पर बड़ा आ हो जाएगा और यहाँ पर आपका छोटा आ हो जाएगा, और दोनों को मिलाएंगे तो आपका बड़ा आ बन जाएगा। बड़ा आ बनेगा तो आप सीधे सीधे मिला दोगे, निशांध कारे बन जाएगा। तो यहाँ दीर्घ संधि अकाह सवर्णे दीर्घा सूत्र लग जाएगा। क्या लग जाएगा यहाँ? अकाह सवर्णे दीर्घा, अकाह सवर्णे दीर्घा, ये आपका सूत्र हो जाएगा। क्योंकि ये क्या कहता है कि अगर आ
छोटा हो या बड़ा हो, उसके बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ, दो में से कोई भी आता है तो बड़ा आ बन जाता है। ठीक, तो प्लस के बाद बड़ा आ इधर है, छोटा आ इधर है, बड़ा आ इधर है, छोटा आ इधर है, तो दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा। ठीक, तो ये आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पर आगे चलेंगे उसी के साथ अगले प्रश्न पर, अगली हम लाइन पर चलेंगे। अगली बात तो हमारा संधि विच्छेद दिया हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है अभि प्लस आगत, तो आगतम, तो आप इसका बनाओगे अभ्यागतम, तो यहाँ पर आपकी यण संधि आ जाएगी। देखो ये बना गया है अभ्यागतम यण संधि, लेकिन कैसे बनी वो भी जानना हमारे लिए जरूरी है। देखें, अभि प्लस आगतम दिया हुआ है ना बेटा, ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा। ठीक, हो सकता है कि मैं आपसे सीधे सीधे होकर के बात ना कर पाऊं, क्योंकि बोर्ड पर भी आपको सारी चीजें बतानी है, तो आप लोग मेरी बात को जरूर ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है ना, जैसे हम लोग मौखिक रूप से लिखते हैं ना, तो वैसे भी आप इसको सुन सुन करके मौखिक रूप से सारी चीजें स्मरण कर सकते। जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसमें यण संधि मैंने बताया, तो सूत्र लगेगा इसमें एको यणचि। कौन सा सूत्र रहेगा? एको यणचि सूत्र लग जाएगा, और एको यणचि सूत्र में यहाँ यण संधि मानी जाती है। कौन सी? यण संधि, यण संधि होती है। अब यण संधि लगेगी तो यहाँ से पहले, सबसे पहले तो आ और भा में से ई को बाहर कर लेंगे और आगतम सूत्र लग जाएगा। आगतम हमारा अलग हो जाएगा, आगतम हो गया। अब ई के स्थान पर क्या करेंगे हम? या कर देंगे, आ भा और ई के स्थान पर या। कैसे हो गया? क्योंकि यण संधि कहती है कि ई, उ, ऋषि और लिरि, ये चार वर्ण है, तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, और ऋषि के स्थान पर रा, और लिरि के स्थान पर ला, ये हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ई के स्थान पर या करेंगे और आगतम हमारा पद ज्यों का त्यों रहेगा। आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ आधा भा और या में बड़ा आ मिल जाएगा तो अभ्या, और गतम आपका पद सीधे सीधे इसमें जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा अभ्यागतम, बन जाएगा ना अभ्यागतम। चलिए बात करूं आगे, तो यहां पर आपकी यण संधि हो गई है, यण संधि में यहां अभ्यागतम बन गया। फिर यहां लिखा हुआ है भोजन प्लस अंते, तो आप इसमें दीर्घ संधि करेंगे तो बनेगा भोजनांते। देखिए ये लिख गया भोजनांते, लिख गया ना, लेकिन दीर्घ संधि है। आपको ध्यान रखना है इन शब्दों को जोड़ने के लिए, भोजन प्लस अंते जब जोड़ा जाता है तब क्या किया जाता है, जब अलग अलग किया जाता है तब क्या किया जाता है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें से ना में से आपने आ को निकाला और अंते का आ निकाला, दोनों को मिलाया बड़ा आ कर दिया, दोनों को मिलाया बड़ा आ कर दिया। यहां से आपका क्या निकल गया है? क्या निकला बताइए जल्दी से? आ निकल गया है ना, आ निकल गया है आपका, तो ना आपका आधा बच जाएगा, दोनों को मिलाने पर बड़ा आ बीच में आ जाएगा। यहाँ अंते भी निकल गया तो आधा ना और ते बचा हुआ है। इसको जोड़ोगे तो आपका पद क्या बनेगा? भोजना, भोजना, आ मिल जाएगा ना, और आधा ना और ते इसमें जुड़ जाएगा, भोजनांते बन जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर आपका भोजनांते पद बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, आकाश वर्णे दीर्घा, यहाँ भी सूत्र लगेगा। अगला दिया हुआ है चोरोयम, चोरोयम, तो यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, चोरह प्लस अयम, तो यहाँ विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर हम यहाँ उत्त संधि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उत्त संधि। तो चोरह, चोरह प्लस अयम, ये दिया हुआ है अयम। ठीक, अब विसर्ग के स्थान पर उत्त संधि होगी तो क्यों होगी? सबसे पहले तो यहाँ उ होना चाहिए, आ और उ का गुण होता है, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर ओ कर दीजिए। ठीक है ना, विसर्ग के स्थान पर यहाँ आप ओ कर देंगे और ओ की मात्रा रा में लगाएंगे। ठीक, और पीछे आने वाले जो आकार है उसको हम अवग्रह करेंगे, ओ की मात्रा इस पर लगेगी तो ये बनेगा चोरो। क्या बनेगा? चोरो बन गया। आ जाएगा अवग्रह के रूप में, यहाँ खंडाकार आ के रूप में, और बन जाएगा चोरोयम। बस इतना ध्यान रखना है, इसका उच्चारण करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप इसको चोरो अयम पढ़ोगे तो आपका गलत माना जाएगा, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे चोरोयम, चोरोयम। तो आ का उच्चारण केवल और केवल हमें महसूस होना चाहिए, सामने वाले को स्पष्ट रूप से नहीं आना चाहिए, इसीलिए चोरोयम पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपकी उत्त संधि हो जाएगी, और उत्त संधि कह सकते हैं या डायरेक्ट आप विसर्ग संधि कहें तो बहुत अच्छी। अगर पूछता है भारत, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? उत्त संधि है, क्योंकि विसर्ग का भेद है ना उत्त। इसके बाद और भी अभी पद दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर और दिए हैं गृह प्लस अभ्यंतरे, गृह प्लस अभ्यंतरे,
दिया है ना। तो यहाँ गृह प्लस अभ्यंतरे, तो यहाँ पर भी आपकी दीर्घ संधि होगी गृहाभ्यंतरे। क्या बन जाएगा? गृहाभ्यंतरे। देखें, गृह प्लस अभ्यंतरे, यंतरे, अभ्यंतरे बनेगा। यहां से हा में से आ ले लीजिए और इसमें से अभ्यंतरे का आ ले लीजिए, दोनों को मिलाइए, बड़ा आ बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। तो यहां आपका सूत्र लगेगा अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा बनेगा। यहां पर आपका दीर्घ सूत्र लग जाएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है? गृह हो गया और हा में से आ निकल गया ना, तो इन दोनों में से आपको आ को बीच में लिख देना। अभ्यंतरे का आ निकल चुका है तो आधा भा, और यंतरे आपको इसमें जोड़ देना है, और आ को इसमें जोड़ोगे तो ये बनेगा गृहा। क्या बन गया? गृहा, और व्यंतरे इसमें जुड़ जाएगा व्यंतरे। ठीक, तो अभ्यंतरे, गृहाभ्यंतरे बनेगा कि नहीं बनेगा? गृहाभ्यंतरे बन जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि अकह सवर्णे दीर्घा। ठीक, आगे हमारा पद रहेगा, जैसे इसमें दिया हुआ है लीलयैव, तो यहां पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि होगी। लीला प्लस वो लीलया प्लस एव, लीलया प्लस एव। देखें, लीलया प्लस एव, तो यहां आपकी हो जाएगी कौन सी संधि? वृद्धि संधि। यहां आपकी वृद्धि संधि होगी और सूत्र रहेगा वृद्धि राधैच। कौन सा रहेगा? वृद्धि राधैच। वृद्धि राधैच आपका सूत्र हो जाएगा। यहां ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर आप क्या करोगे? तो लीलया, ये दिया हुआ है ना लीलया, तो लीलया में से आपको लीलय और बड़ा आ को निकाल लेना। निकाल लिया बड़ा आ को, और यहां पर एव का ए निकाल लीजिए, वह आपका बाहर कर। आ के बाद ए आ गया ना, आ के बाद ए आता है तो क्या बनता है? आई बनता है वृद्धि संधि में, क्योंकि ये कहता है कि छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद अगर ए या आई दो में से कोई भी आता है तो आई बन जाता है। और फिर यहाँ पर छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ओ या औ दो में से कोई भी आता है तो औ बनता है। ये वृद्धि संधि का नियम कहता है। ठीक, तो यहां पर भी वृद्धि संधि का नियम लगाते हुए क्या करेंगे? ये आई बन गया तो आपका जो बचा हुआ है तो लीलय, ये बचा है लीलय, तो यहां आपको कुछ नहीं करना है, वह यहां बचा हुआ है। इसकी मात्रा 2 इस पर चढ़ाओ, लगाओ जल्दी से, तो लीलय ऐव बन जाएगा, वह जुड़ जाएगा लीलयैव। क्या बन जाएगा? लीलयैव आपका दिया हुआ है, तो यहां आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी निश्चित तौर से। ठीक, आपको दोनों चीजें सीखना है, यहां तोड़ना भी सीखना है और जोड़ना भी सीखना। ठीक, जीवन में दोनों चीजें आनी चाहिए। अगर समय लग जाए तो कूटनीति भी आ जाए, और ध्यान रखना, और समय लग जाए तो वहां फूटनीति भी आ जाए, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। यहां आपकी वृद्धि संधि। आगे चलूंगा, उसी के बाद लिखा हुआ है यद उक्तम, तो ये यत प्लस उक्तम, तो यहां व्यंजन संधि हो जाएगी। यहां आपकी कौन सी रहेगी? जसत्व संधि रहेगी, व्यंजन के अंतर्गत आती है। देखें, यत प्लस युक्तम, यत प्लस उक्तम दिया हुआ है। यत, तो यहां हो जाएगा यद। यद क्यों हुआ? तो यहां पर सूत्र लगेगा झलाम, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, सूत्र आ गया। झलों के स्थान पर जस आदेश होता है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना कि ता, ये ता है ना, ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा? ता था दा, ता था दा में परिवर्तन हो जाएगा। उक्तम आपका जो का त्यों रहेगा, और इसको जोड़ेंगे तो या और दा में उ जोड़ दोगे, तम, उक्तम बन जाएगा। यदुक्तम बनेगा कि नहीं बनेगा? यदुक्तम आपका पद यहां पर बन जाएगा। ठीक ठीक, यहां पर आपकी व्यंजन संधि। फिर इसके बाद दिया प्रबुद्ध प्लस अतिथि, तो क्या बन जाएगा? प्रबुद्धोथि। ठीक है ना, तो यहां पर आपकी क्या हो जाएगी? विसर्ग संज्ञा, प्रबुद्धो अतिथि, प्रबुद्धोथि तिथि, तो यहां प्रबुद्धोतिथि। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। यहां रहेगा आपका प्रबुद्धो, प्रबुद्धो। ठीक, तो प्रबुद्धा बनेगा, जैसे ही प्रबुद्धा प्लस अतिथि, अतिथि। ठीक, अब यहां पर क्या करना है? जब विसर्ग है तो विसर्ग के स्थान पर फिर वही उत्त संधि, अभी इसके पहले करके आए हैं ना हम लोग, उत्त संधि करके आए हैं ना, तो उसी प्रकार से आपको यहां पर भी विसर्ग के स्थान पर ओ करने की कोशिश करना है। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका प्रबुद्धो,
और अतिथि का आ जाएगा अवग्रह के रूप में, और ती जुड़ जाएगा और थी जुड़ जाएगा और विसर्ग लग जाएगा प्रबुद्धोध। ठीक है ना, प्रबुद्धोतिथि बनेगा। चलिए यहां पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे चले, आगे उसी क्रम में हम चलेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 6। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अधोलिखित पदानि, क्या कह रहा है, अधोलिखित पदानि भिन्न भिन्न प्रत्यय अंतानि सन्ति तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टानाम प्रत्ययानाम अधा लिखत। अधो माने नीचे और लिखितानी माने लिखे हुए, पदानी माने पदों के भिन्न भिन्न प्रत्यय, अलग अलग प्रत्यय, अंतानी माने प्रत्ययों के अंत में जो दिए हुए हैं, ये भिन्न भिन्न शब्द दिए ना, इनके भिन्न अलग अलग जो लास्ट में अंत में प्रत्यय जुड़े हुए हैं, संति हैं माने हैं, मतलब भिन्न भिन्न प्रत्यय हैं। तो तानी माने उनको, पृथक कृत्वा माने अलग करके, निर्दिष्टा नाम माने निर्दिष्ट, प्रत्यय नाम अधा, और जो निर्दिष्ट हैं उन्हीं के सामने उन प्रत्ययों को अधा माने नीचे, लिखत माने लिखो, अर्थात नीचे उन प्रत्ययों को लिखो। चलिए अब यहां पर एक बात और ध्यान रख लेना कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न को पहचानना। अगर प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगर हम इसको ही नहीं समझ पा रहे हैं, फिर यहां क्या लिखेंगे। मान के चलिए यहां पर तो आपको एक फॉर एग्जांपल दे दिया है, लेकिन वहां तो परीक्षा में तो नहीं मिलेगा ना, आपकी एक्सरसाइज ऐसे थोड़ी रहेगी, हो सकता है मिल भी जाए, ना मिले तो क्या करेंगे। ठीक, इसलिए प्रश्न को समझना जरूरी है। अधा लिखितानि, तो यहां पर भी आपका लिखतम लिखते लिखतानि, तो बहुवचनांत पद लगा हुआ है, और पदानी, तो यहां पर भी आपका पदम पदे पदानी, तो बहुवचनांत पद लगा है प्रथमा का, और प्रत्यय अंतानि, यहां पर भी अंत में, तो अंत के प्रत्ययों, संति माने है अस्ति स्था संति, ये भी बहुवचनांत लगा हुआ है। तानी तत्ते तानी, तो ये भी बहुवचनांत पद लगा हुआ है। कृत्वा में क्रि धातु कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है। निर्दिष्टा नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, और प्रत्यय नाम, तो षष्ठी विभक्ति, आधा माने नीचे, और लिखत लोट लकार लगा हुआ है, लिखत। ठीक, तो यहां पर शब्द दिए हुए हैं कुछ, जैसे परिश्रम, उपार्जितवान, दापयितुम, प्रास्थितः, द्रष्टुम, विहाय, पृष्ठवान, प्राविष्टः, आदाय, क्रोशितुम, नियुक्तः, नीतवान, निर्णेतुम, आदिष्टवान, समागत, मुदितः। इतने शब्द दिए हुए हैं यहां। अब इनको हमें देखना भी है, और देखना है कि कैसे ये हमारे रूप बन करके तैयार हुए हैं। ठीक, सबसे पहले मैं आपको यहां पर देखिए बता रहा हूं, जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी को देखते हैं। ठीक है ना, यहां पर ल्यप प्रत्यय दिया है, कित प्रत्यय दिया है, कितवतु प्रत्यय दिया है, तुमुन प्रत्यय दिया है। अब इनको अलग अलग करना है, जिन जिन शब्दों में यहां ल्यप प्रत्यय लगा है उनको अलग करना है, कित प्रत्यय वाले शब्दों को अलग करना है, और कितवतु प्रत्यय वाले शब्दों को अलग करना है, तुमुन प्रत्यय वाले शब्दों को अलग करना। तो देखिए सबसे पहले यहां पर आपका आया है ल्यप प्रत्यय में, देखो परिश्रम आ गया है, कित प्रत्यय में प्रस्थिता आ गया है, कितवतु में उपार्जितवान आ गया है, और दापेतुम में ये तुमन प्रत्यय में दापेतुमा। लेकिन ये कैसे आया है वो आपको देखना है। तो परिश्रम में जो आया हुआ है, तो परि उपसर्ग है और श्रम धातु है और ल्यप प्रत्यय, क्या है, ल्यप प्रत्यय, ये दिया हुआ है। तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर ये लिखा हुआ है परि उपसर्ग, श्रम धातु और ल्यप प्रत्यय, ये दिया हुआ है। आप यहां से कैसे बना है वो शब्द देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, लकार की और पकार की, ला और पा की संज्ञा करना है। ला की होगी लसक्वत पद्धति से, और पा की होगी हलंत्यम से। तो यहां आपका केवल या शेष रहेगा, और श्रम आपकी धातु ज्यों की त्यों यहां रहेगी, और परि उपसर्ग रहेगा। अब आप इसको वर्ण सम्मेलन कृत्य कर दोगे, जोड़ दोगे, तो ये बनेगा आपका परि श्रा आधा मा और या, परिश्रम में बन गया ना। तो यहां पर आपका ल्यप प्रत्यय हुआ, ल्यप प्रत्यय में केवल या शेष रहता है, इतना ध्यान रखना आपको। ठीक, अब यहां पर दूसरा प्रत्यय आपका दिया हुआ है प्रस्थिता, तो प्रस्थिता, प्रा उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से कित प्रत्यय से यहां पर बना हुआ है प्रस्थिता। ठीक, तो यहां जैसे ही हम ककार की संज्ञा करेंगे तो यहां ता बचेगा, स्था धातु रहेगी यहाँ। ठीक, और स्था धातु में जैसे उपसर्ग जुड़ेगा तो ये अपना रूप परिवर्तन करेगा, और यहाँ से ह्रस्व होकर के ये इकार रूप धारण कर लेगा, तो प्रास्थ ऐसे बन जाएगा, और ता जुड़ेगा और पुल्लिंग का एक वचन का रूप लगेगा, तो प्रास्थिता यहाँ पर रूप बन जाएगा, प्रास्थिता, प्रास्थितौ, प्रास्थिताः। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। यहाँ पर भी आपको समझ में आया।
ठीक। फिर इसके बाद दूसरा दिया हुआ उपार्जित बान, तो यहां पर भी आप देखें उपसर्ग है, उपसर्ग है, अर्ज धातु है, और अर्ज धातु है, और यहां पर कितवतु प्रत्यय है, कितवतु, कितवतु प्रत्यय है। ठीक, ये ऊपर दिया है ना कितवतु प्रत्यय। कैसे बनेगा उपार्जित बान? तो सबसे पहले तो यहां आ और आ मिलकर के दीर्घ संधि करेगा तो उपा बन जाएगा, उपार्ज। क्या बन गया? उपार्ज। और यहां कितवतु में का की संज्ञा हो जाएगी, ऊ की संज्ञा हो जाएगी, तो तवत शेष बचेगा आपके पास, तवत शेष बचेगा। जब इसमें ये मेल करेगा, मिलेगा, तो यहां पर इकार लग जाएगा, तो यहां बन जाएगा आपका क्या? उपार्जित, उपार्जी, उपार्जी बन गया। ता ये आ जाएगा यहां उपार्जित, और बत रहेगा तो बत को हो जाएगा, बत को हो जाएगा वान, बत को हो जाएगा वान, और शब्द बन जाएगा आपको उपार्जित वान बन जाएगा। तो यहां शब्द दिया है उपार्जित वान। ऐसे आपके पूरे पद बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा आपको, क्योंकि ये पदों को हमें अलग अलग करना है। और जब हम कभी एक देखते हैं, लास्ट में हमने देखा यहां ना है और यहां पर तो कहीं पर ना नहीं दिया हुआ है, तो हम इसका प्रत्यय दूसरा लगा करके आ जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को परीक्षा के लिए ये विशेष रूप से जानना है कि इस प्रत्यय में कहां पर कौन परिवर्तन हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो ना, क्योंकि प्रत्यय अंत में जोड़ा जाता है, हम ये जानते हैं बस कि अंत में। उन्होंने पूछा कि उपार्जित वान में कौन सा प्रत्यय है, तो आपने यहां ना देख लिया, बोले आन लगा है, आन, इसका आ ले लो, इसका ना, आन ले लो या ना, वहां पर आपको मिलता है कि इसमें प्रत्यय कोई है ही नहीं है आन वाला, तो फिर गलत हो जाता है। इसीलिए देखना है कि इसमें से तवत शेष रहेगा, और तवत के वत को वान आदेश हो जाता है, बदल जाता है, उपार्जित वान। ठीक। अब यहां पर जैसे कित है, यहां पर विसर्ग लगा है, यहां विसर्ग नहीं लगा है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसका ता यहां पर है और ये आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। थोड़ा सा तो आपको प्रत्यय तो आपके कठिन है, ध्यान रखिएगा, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ध्यान रखें, बस आप लोग अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो बन जाएंगे। अब यहां दाप ई तुम में, तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहां पर भी आपका तुमुन प्रत्यय है और दाप धातु है, दाप धातु से तुमुन प्रत्यय लगेगा इट का आगम होकर के, ठीक है ना, तुमुन प्रत्यय लगेगा। यहां पर भी तुमुन में आपका ऊ और ना की संज्ञा हो जाएगी, और दाप अलग हो जाएगा, दाप प्लस या आ जाएगा, और यहां तुमुन प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है ना, दाप प्लस ई प्लस तुम, ऐसे आ जाएगा, ऐसे। अब यहां से ई को इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा दाप, दाप ई जुड़ेगा और तुम जुड़ जाएगा, दाप ई तुम, ऐसे जुड़ जाएगा, बन जाएगा दाप ई तुम। इस थोड़ा सा देखिए यहां पर क्या होता है कि जब हम शब्दों को जोड़ते हैं या लिखते हैं तो थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होता ही है। अगला शब्द आया है विहाय, बिल्कुल सेम कंडीशन रहेगी, बी उपसर्ग रहेगा, हिरी धातु रहेगी, बी उपसर्ग रहेगा, हिरी धातु रहेगी, देखें हिरी धातु, और लेप प्रत्यय रहेगा, लेप प्रत्यय रहेगा। ठीक, यहां पर भी ला की और पा की संज्ञा हो जाएगी, या शेष रहेगा, और हिरी धातु से यहां आपका आर वृद्धि हो जाएगी, तो यहां हा हो जाएगा और बी आपका जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा विहाय, वृद्धि होकर के यहां विहाय बनेगा। ठीक, आपने देखा होगा कि इसमें भी आपकी ई आ गया था परिश्रम में, ठीक, तो यहां पर भी यप प्रत्यय जुड़ करके यहां ई आया था। ठीक, तो यहां पर देखें विहाय में भी सेम हुआ। अब यहां प्रविष्टा में प्रा उपसर्ग पूर्वक विस धातु से प्रविष्टा बन गया है, कित प्रत्यय में प्रा उपसर्ग पूर्वक विस धातु। ठीक, यहां पर ये आपकी विस धातु ऐसी वाली रहेगी और कित प्रत्यय रहेगा। ठीक, अब यहां प्रा उपसर्ग हो जाएगा और विस धातु, तो यहां ष्टुत भाव होकर के यहां ये वाला सा आ जाएगा और यहां ता बचेगा, ता बचेगा, तो ये ता को भी ष्टुत हो जाएगा, तो टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टा। आपने देखा होगा स्तो ष्टुनः इष्टु, तो ता को टा हो जाएगा, तो प्रविष्ट बनेगा, पुल्लिंग का एक वचन का रूप बनेगा, तो प्रविष्टा बन जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे भी आपको देखना, थोड़ा सा आपको कठिन लग रहे होंगे, नो डाउट, ठीक है, मुझे भी मालूम है, क्योंकि कठिन है वो आपके लेवल के हिसाब से। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो बिल्कुल भी सरल है, और नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा आपको कठिन लग रहे होंगे, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आप बिल्कुल उनको सीक्वेंस के साथ तैयार करें, और आपके चैप्टर में जितने हैं उनको बिल्कुल आंखें बंद करके बिल्कुल रट्टा मार दो, परीक्षा में कोई भी आ जाए बन जाना चाहिए। ठीक, ध्यान रखिएगा। पृष्ठबान दिया हुआ है, तो यहां पर भी आपकी पृच्छ धातु है पृष्ठबान में। ठीक, पृच्छ धातु, पृष्ठबान,
पृच्छ धातु है, और यहाँ पर कितवतु प्रत्यय, कितवतु, सेम कंडीशन, ककार की उकार की संज्ञा तबत बनेगा, तबत सेच रहेगा। फिर यहाँ पर भी आपका सा के हिसाब से चा हो जाएगा, सा, तो यहाँ सा हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा आपका पृष्ठ, टा हो जाएगा पृष्ठ, ठीक है ना। और ता आपका ये वाला है, तो ता को टा में परिवर्तन हो गया, उबत को बान हो जाएगा, बन जाएगा पृष्ठबान, ठीक है ना। पृच्छ का पृष्ठ पृष्ठ बन जाएगा, और पृष्ठ से बन जाएगा पृष्ठबान, ठीक, ध्यान रखें। फिर ऐसे ही रहेगा दृष्टुम में दृश्य धातु रहेगी, ठीक है, दृश्य धातु रहेगी, और तुमुन प्रत्यय रहेगा। यहां पर भी आपका तुम शेष रहेगा, क्या रहेगा, यहां आपका तुम शेष रहेगा, और दृश्य धातु में यहां पर सा को आपका ये हो जाएगा, और इष्टुत भाव होकर के ता को टा हो जाएगा। देखें, ये देखो यहाँ पर आधा सा और ता को टा हो जाएगा, और ऊ की मात्रा जो कि त्यों रहेगी, दृष्टुम बन जाएगा, बनेगा दृष्टुम। चलिए आगे देखें, आगे देख लीजिए। इसके बाद अगले हमारे जो शब्द हैं इसमें से आदाय नियुक्तः नीतवान और क्रोशितुम। यहाँ ये पद इसमें से देखो, यहाँ आपका परिश्रम निकल गया, उपार्जित वान निकल गया है, आपका दापयितुम निकल गया है, प्रस्थिता निकल गया है, ठीक, दृष्टुम निकल गया है, विहाय निकल गया है, पृष्ठवान निकल गया है, और अब आपका कौन सा आ गया है, आदाय आ गया है, और नियुक्ता आ गया है, नियुक्ता आ गया है, नीतवान आ गया है। कहाँ गया नीतवान, ये नीतवान आ गया है, और क्रोशितुम आ गया है, क्रोशितुम, ठीक। अभी प्रविष्टा भी आपका निकल चुका है, प्रविष्टा, ठीक। तो आदाय वाला आ गया है, तो आदाय में देखिए आ उपसर्ग है इसमें, और दा धातु है, दा धातु है, ल्यप प्रत्यय में केवल या शेष रहेगा, तो यहाँ या आ जाएगा, और दा आपकी धातु रहेगी, दा दाने है ना, तो आ उपसर्ग आपका जुड़ जाएगा और बनेगा आदाय, आदाय, सीधे सीधे बन जाएगा आपका आदाय, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखें। फिर इसके बाद दिया हुआ है नियुक्ता, तो यहाँ पर भी आपका नी उपसर्ग है, और युज धातु, युज धातु है, कित प्रत्यय, कित प्रत्यय में का की संज्ञा हो जाएगी, ता शेष रहेगा। युज धातु में यहाँ पर आपका चजो कुशिक, यहाँ पर चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर का हो जाएगा, युक हो जाएगा, और नी आपका जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर शब्द बनेगा नी यू आधा का और ता, नियुक्त, और विसर्ग लग जाएगा नियुक्ता, बन जाएगा एक वचन, नियुक्ता, नियुक्तौ, नियुक्ताः, ऐसे आपका यहाँ रूप बन जाएगा, ठीक, समझ में आया। फिर इसके बाद नीतवान दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी नी धातु है, नी आद की धातु है, और यहाँ पर आपका कितवतु प्रत्यय, कितवतु प्रत्यय, तो यहाँ ऊ की संज्ञा और का की संज्ञा हो जाएगी, तो नी और तबत आपका शेष रहेगा, तबत, ठीक। अब इसमें आपको जोड़ेंगे तो नी तो ता हो गया, बत को आपको यहाँ पर वान कर देना है, तो शब्द बन जाएगा आपका नीतवान। ध्यान रखना, मैं एक एक सारे शब्दों को बता रहा हूं। क्रोशितुम, यहां पर भी देखिए, क्रोशितुम में यहां गुण हो जाएगा, क्रोश आपकी देखिए, ये क्रोश, आक्रोश, क्रोश, और प्लस तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय जैसे ही लगेगा इसमें, तो इट का आगम हो जाएगा, तो बन जाएगा क्रोश, क्रोशी बन जाएगा, और तुमुन का तुम शेष रहेगा, यहाँ पर ऊ और ना की संज्ञा हो जाएगी, और क्रोशितुम बन जाएगा, सीधा सीधा पद बन जाएगा। मैं आपको इसमें ज़्यादा आपको उलझा नहीं रहा हूँ, मैं सीधे सीधे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप तैयार कर सकें। और नहीं तो इसमें है तो बहुत सारे सूत्रों का उपयोग होगा, सूत्रों के आधार पर ही इसको हटाया जाता है, किसको जोड़ा जाता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सीधे सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, जिससे कि आप परीक्षा में सॉल्व कर सकें, तैयार कर सकें इनको, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। अगला अब हम देखेंगे इसमें जो हमारे बचे हुए हैं, समागत, और इसके बाद मुदितः, और आदिष्टवान, और लास्ट बता हुआ है हमारा निर्णेतुम। ये हमारे 4 पद बचे हुए हैं, तो इनको चारों को देखिएगा। समागत में सम उपसर्ग पूर्वक, देखिए सम उपसर्ग है, और अ उपसर्ग है, और गम धातु है, और ल्यप प्रत्यय है, इतना इसमें तामझाम है। ल्यप प्रत्यय में ला और पा की संज्ञा हो जाएगी, तो या शेष रहेगा। गम धातु से यहाँ पर गत बनेगा, और यहाँ आपका आ ज्यों का त्यों रहेगा, और शम आपका उपसर्ग यहाँ ज्यों का त्यों रहेगा। सम में माँ को आ को जोड़ोगे तो बनेगा समा,
समा और गा और आधा ता और या को जोड़ोगे तो बनोगे समागत्य, बन जाएगा सीधा सीधा समागत्य बन जाएगा। कुछ नहीं, बस गम से गत बनाना है, गम से आपको गत बनाना है और पूरे पद को जोड़ देना है। बस प्रत्यय को याद रख लेना है कि कौन से प्रत्यय में क्या शेष बचता है। ठीक, तो यहां पर आपका समागत्य भी बन जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद मुदिता दिया हुआ है। मुदिता में मुद धातु है। क्या है? मुद धातु है। मुद धातु है कित प्रत्यय है, और कित प्रत्यय जुड़ेगा तो ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा। इट का आगम का की संज्ञा हो जाएगी, मुद आपका ये हो जाएगा। मुक धातु भी होती है तो का यहाँ पर मुद फिर का दा हो जाएगा और यहाँ पर ता बचेगा, और जैसे ही जुड़ेगा तो ई हो जाएगा मुदी, और ता जुड़ेगा तो मुदिता। ठीक, मुदिता बन जाएगा। तो ऐसे आपका मुदिता भी यहाँ बन जाएगा। मुदित, प्रसन्नचित होना। आदिष्ट बान में फिर वही रहेगा, अ उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से। ठीक है ना, आ उपसर्ग पूर्वक आदेश देने की बात है। आप उपसर्ग है पूर्वक दिस, दिस वाली धातु ये रहेगी, और तवत कितवतु प्रत्यय, कितवतु, कितवतु प्रत्यय यहां पर भी का की और ऊ की संज्ञा हो जाएगी और तवत आपका शेष रहेगा। यहां पर भी दिस धातु से आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला सा हो जाएगा, और आ आपका जो कहते हैं जुड़ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो आ दी और आधा शा और ता को टा हो जाएगा इष्टुत्व भाव, बत को हो जाएगा वान, तो बनेगा आपका आदिष्ट वान। यहाँ बत को क्या कर दोगे, वान आदेश कर दोगे, तो यहाँ बन जाएगा आदिष्ट वान। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है निर्णय तुम, तो नि उपसर्ग है। ठीक है ना, निह निर्णय, तुमन प्रत्यय जुड़ेगा तो सीधा निर्णय, निर्णय निह प्लस इणे तुम, इण धातु रहेगी। ठीक है ना, तो यहां गुण हो जाएगा निह, निह प्लस इण प्लस तुमुन। ठीक, तो यहां पर आपको देखें निर्णय तुम बनेगा। ई को अब ई और ई का लोप हो जाएगा, यहाँ पर इणा हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, तो विसर्ग के स्थान निर और अणा और गुण हो करके यहाँ पर ये मात्रा लग जाएगी और तुम का तुम बचेगा, और इसको जोड़ोगे तो रा हमारा ऊर्ध्व गमन हो जाएगा, तो निर्णय ऐसे बनेगा, निर्णय बनेगा, निर्णय और तुम जोड़ेगा तो ये निर्णय तुम, ऐसे पद बन जाएगा निर्णय तुम गुण हो करके। तो यहाँ आपका पद बन जाएगा निर्णय तुम। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें से क्या करना है। आप तो शॉर्टकट इतना भी अगर ऐसे रट लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर जिसको ज्यादा कठिन लग रहा है उसकी बात कर रहा हूं, तो बोले ल्यप प्रत्यय में कौन से आते हैं, कित प्रत्यय में कौन से आते हैं, कितवतु प्रत्यय में कौन से आते हैं, और तुमन प्रत्यय में कौन से आते हैं, तो भी आपके लिए बहुत उचित रहेगा। ठीक, चलिए आगे देखें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 7 नंबर का प्रश्न है। ठीक, तो 7 नंबर का प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 7, आ अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत। ठीक, अधो माने नीचे, नीचे, और लिखितानि माने लिखे, वाक्यानि माने वाक्यों को, बहुवचने माने बहुवचन में, परिवर्तयत माने परिवर्तन करो, परिवर्तित करो। तो अधा में यहाँ विसर्ग थी तो उत्संधि हो गई है, उत्संधि हो गई है, और लिखतम लिखते लिखतानी तो बहुवचनांत लगा हुआ है, वाक्यम वाक्य वाक्यानि बहुवचनांत लगा है। बहुवचने में सप्तमी विभक्ति बहुवचन में परिवर्तयत माने परिवर्तन करो। ठीक, तो यहाँ पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसमें सह वस्यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान। वह वस्यान को छोड़ करके पैदल चलने में ही गंतु माने जाने के लिए निश्चयम कृतवान माने निश्चय करता है। तो इसको हम बहुवचन में करेंगे तो सह की जगह देखो सह तौते, ऐसे हमारे रूप चलेंगे, सह तौते। तो ये एक वचन का है, ये द्विवचन का है, ये बहुवचन का। ठीक, तो बहुवचन में परिवर्तन करना तो सा के स्थान पर ते हो जाएगा। बसयान का बसयान ज्यों कहते हो, विहाय का विहाय ज्यों कहते हो, पदातिरेव का पदातिरेव, गंतुम का गंतुम, निश्चयम का निश्चय, कृतवान एक वचन रूप लगा, कृतवंतः लग जाएगा बहुवचन, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है। तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, पहला पद और अंतिम पद मतलब कर्ता और क्रिया को बदलना है तो आपका बहुवचन हो जाएगा।
ते, यहाँ पर कर्ता बहुवचन का लगा है तो क्रिया बहुवचन की लग गई है, कर्ता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कोई ज्यादा कठिन नहीं होता है बहुवचन बनाने में हमारा। फिर यहां लगा हुआ है जैसे दूसरे नंबर में, चोरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। ठीक, चोर गांव में नियुक्त राजपुरुष था, राजा का ही पुरुष था। मतलब जो गांव था वहां पर जो आरक्षी माने सिपाही जो नियुक्त किया गया था वही चोर था, वही तो चोर था। और वो राजपुरुष राजा का पुरुष था, राजा का आदमी था, बोले जाओ तुम वहां की सुरक्षा करो, वही चोर बन गया। जो सुरक्षा कर्मी था वही चोर बन गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चोराह की जगह चोरऊ, चोराह बन जाएगा। और ग्रामे नियुक्ता राजपुरुषा, आसीत की जगह आपको बहुवचन लगा देना है। देखिए ये बन गया, आसन हो जाएगा, आसीत आस्ताम आसन रूप लग जाएगा। ठीक, तो चोराह देखें, अब यहां चोरः चोर, ग्रामे तो नियुक्ता की जो नियुक्ता बहुवचनांत हो गया, राजपुरुषा तो राजपुरुषाः बहुवचनांत हो गया, आसन माने था। मतलब चोर गांव में नियुक्ता माने नियुक्त किए गए, राजपुरुषा माने राजपुरुषों का ही क्या था, आदमी था। तो यहां पर भी देखिए बहुवचनांत पद लगा है तो बहुवचनांत यहां पर हमारी क्रिया लगी, आसन हमारा बहुवचनांत पद लग गया है। ठीक, तो इसमें ज्यादा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा नियुक्तः नियुक्तौ नियुक्ताः प्रथमा का बहुवचन, राजपुरुषः राजपुरुषौ राजपुरुषा, ये भी हमारा बहुवचनांत पद लगा हुआ है। ध्यान रखोगे ना इस बात का। ठीक, अब आगे देखें, इसमें अगला दिया हुआ है हमारा इसमें आगे कि कश्चन चोराह गृह अभ्यंतरम प्रविष्टा। ठीक, कश्चन माने कोई चोर घर के अंदर, प्रविष्टा माने प्रवेश हुआ। तो कोई चोर की जगह केचन माने, कश्चन माने कोई, एक की बात करें, और केचन माने कोई, चोराह माने बहुत सारे चोर, कई चोर, गृह अभ्यंतरम माने घर के अंदर, प्रविष्टाह माने प्रविष्ट हो गए। तो यहां पर भी देखें, यह प्रथमा का एक वचन है और यहां पर प्रथमा का प्रविष्टाह प्रविष्टौ प्रविष्टाह। देखें प्रविष्टाह ये प्रथमा का एक वचन, प्रविष्टौ द्विवचन और प्रविष्टाह बहुवचन। तो ये बहुवचनांत पद है। जैसे रामः रामौ रामाः, बालकाः बालकौ बालकाः बनता है ना। वैसे ही क्यों, क्योंकि चोराह बहुवचनांत पद लगा है, केचन बहुवचन रूप लगा है, तो ये भी हमारा बहुवचन का पद ही लगेगा। ठीक, गृह अभ्यंतरम माने घर के भीतर, घर के भीतर प्रवेश हुआ, अंदर हुआ। ठीक, इसमें दिया हुआ है हमारा अन्य दयु तौ न्यायालय स्वस्वपक्षम स्थापित वंतौ। अन्य दयु माने अन्य दिवसे, दूसरे दिन, तौ माने दोनों, सह तौ ऐसे रूप चलता है ना, सह तौ ते ऐसे चलता है। तो तौ माने दोनों, न्यायालय माने न्यायालय में, स्व माने अपना अपना, पक्षम माने पक्षम, पक्ष को, स्थापित बनतौ माने स्थापित करते हैं। ठीक, दोनों अपने अपने पक्ष को स्थापित करते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम कैसे बहुवचनांत को बनाएंगे। अभी मैंने बताया सह तौ ते, तो तौ के स्थान पर बहुवचन बनाएंगे तो ते हो जाएगा। अन्य दयु ते न्यायालय स्व पक्षम स्थापित बनता। तो यहां पर भी स्थापित वतः बनता, स्थापित वतः स्थापित बनतौ स्थापित बनता। तो ये बहुवचनांत क्यों, क्योंकि ये बहुवचन लग गया है तो इसलिए यहां पर भी बहुवचन लगाना हो गया। इसलिए वाक्य हमारा पूरा क्या बन गया है, बहुवचन पद बन गया है। बना कि नहीं बना। अब यहां पर भी देख ले, अन्य दयु ते न्यायालय, सप्तमी का एक वचन, ये प्रथमा का सह तौ ते बन जाएगा, सह तौ ते बनेगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक, यहां पर भी कोई समस्या तो नहीं है आपको। ठीक, इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 7 का ही दूसरे नंबर का, अभी हम लोगों ने आ सॉल्व किया, अब बड़ा आ सॉल्व करेंगे। ठीक, कोष्ठ केसु माने कोष्टक में, कोष्टकों में, कोष्टकों में जो हमारे ब्रैकेट दिए हुए हैं इनकी बात चल रहा है। कोष्टकों में, दत्तेसु माने दिए, ठीक है ना, दिए, पदेसु माने पदों में, यथा निर्दिष्टाम माने जैसा निर्देश दिया गया हो, विभक्तिम जैसा निर्देश विभक्ति को दिया गया हो, प्रयोज्य माने प्रयोग करके, रिक्त स्थानानि पूर्यत अर्थात जो हमारे कोष्टक में पद दिए गए हैं उन पदों को निर्देश मान करके विभक्ति को प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति
करो। ये उसका वाक्य का पूरा प्रश्न का सार है। ठीक, कोष्ठकेषु में सप्तमी का बहुवचन, दत्तेषु में सप्तमी का बहुवचन, रामेषु कोष्ठकेषु, रामेषु दत्तेषु, रामेषु पदेषु। अब यथा निर्दिष्टाम, तो निर्दिष्ट का निर्दिष्टाम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, विभक्तिम को द्वितीय विभक्ति, विभक्ति को प्रयुज्य में प्रा उपसर्ग पूर्वक युज धातु से प्रयुज्य बना हुआ है। और रिक्त स्थम स्थानानि, तो स्थम स्थे स्थानानि, तो ये प्रथमा का बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन स्थानों को पूरियत माने पूरा करो। तो यहां पूरियत में भी हमारा लोट लकार आज्ञार्थक रूप लगा हुआ है। चलो ठीक है, इन्हीं का प्रयोग करके हम इसमें प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा सह खाली स्थान निष्क्रम बहिरागच्छत, ग्रहे शब्द में पंचमी विभक्ति लगाओ, तो यहां पर पंचमी लगेगी, तो जैसे रामात वैसे ही बनेगा गृहात। सह माने वह, गृहात माने घर से, निष्क्रम माने निकलकर, बहिरागच्छत माने वह बाहर आ गए। कौन? गांव के लोग घर से बाहर निकल करके बाहर आ जाते हैं। पंचमी विभक्ति लगेगी तो गृहात बन जाएगा, बन जाएगा। क्यों? गृह शब्द में क्या लगानी थी? पंचमी। गृह शब्दे पंचमी, तो गृह शब्द में पंचमी, यहां सप्तमी का एक वचन लगा है, इसलिए उन्होंने कहा गृह शब्द में क्या लगाओ? पंचमी विभक्ति लगा करके उसको पूरा करो। तो पंचमी विभक्ति लगाई और वहां पंचमी लगा दी, गृहात। आपने पंचमी में देखिए रामः रामम, रामेण रामाय, रामात, तो गृहम गृहे, गृहाण, देखो गृहम गृहे, वहां से बनेगा गृहम गृहम, गृहेण गृहाय, गृहात, गृहस् गृहे, तो पंचमी में गृहात बनेगा। दूसरा देखिएगा, दूसरे में क्या दिया हुआ है? गृहस्था खाली स्थान आश्रयम प्रायच्छत, अतिथि शब्देन चतुर्थी विभक्ति लगाओ। तो अतिथि शब्द है, तो अतिथि का हरे हरिम, हरिणा हरे, हरे हरे, तो गृहस्थे गृहस्थे, अतिथे अतिथे, अतिथये बन जाएगा ना, बन गया। तो यहां पर आपकी कौन सी लग गई? चतुर्थी। अतिथये, जैसे हरये, जैसे हरये वैसे अतिथये, ऐसे बन जाएगा। तो अतिथि के रूप हरि के समान। ठीक, फिर यहां द्वितीय देखिए, तौ खाली स्थान प्रति प्रस्थितौ, वे दोनों खाली स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। न्यायाधिकारिण शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाओ, तो किसकी ओर? द्वितीय न्यायाधीश, तो द्वितीय विभक्ति लग जाएगी प्रति की योग में, तो क्या हो जाएगा? न्यायाधीशम प्रति प्रस्थितौ, वे दोनों न्यायाधीश के प्रति की ओर क्या करते हैं? प्रस्थान करते हैं। फिर यहां पर खाली स्थान चौर्याभियोगी त्वम वर्षत्रयम कारादंडम लपस्यते, तो खाली स्थान चोर अभियोगे माने चोर के, जो चोर का आरोपी था वो, उसको तुम 3 वर्ष के कारावास के लिए प्राप्त करोगे। इदम शब्दम, इदम शब्दे सप्तमी विभक्ति लगाओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अस्मिन चोर्या, बोले इस चोरी के आरोप में तुम क्या करोगे? 3 वर्ष की सजा काटोगे। इसके बाद दिया हुआ चोरस्य खाली स्थान प्रबुद्धा अतिथि, चोर के किस चीज को? प्रबुद्धा माना किससे जाग गया था? अतिथि। ठीक है ना। चोर के पाद ध्वनि शब्द के तृतीय विभक्ति लगाओ, तो जैसे हरि हरिम हरिणा, ध्वनि ध्वनिम ध्वनिना, तो पाद ध्वनिना शब्द आ जाएगा तृतीय विभक्ति एक वचन में, पाद ध्वनिना शब्द आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया है ना, पाद ध्वनिना तृतीय विभक्ति यहां रूप लग गया है, समझ में आया। यहां पर देखिए आज हमारी क्लास यहां पर पूरी होती है और बहुत जल्द मैं आगे की क्लास लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत मुझे इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं कि आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहिएगा, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेंच के द्वारा आप चाहे सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं से भी हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। तो आप लोग निश्चित भाव से पढ़ते रहिएगा और बिंदास तरीके से। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा करके नए वीडियो की अपडेट आप लोग जानकारी में ले लें। ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी आपको करना है कि नहीं करना है, करते जाइएगा। ध्यान रखें। बस आपके लिए एक विशेष सूचना, परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। और परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए मैग्नेट ब्रेंच के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से नोट्स तैयार करवाए गए हैं, वो भी शिक्षकों के निर्देश, उच्च गुणवत्ता के साथ। ध्यान रखिएगा, उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के निर्देशन में ये आपके नोट्स तैयार करवाए गए हैं। ये नोट्स आपके लिए परीक्षा में उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने में आपकी बहुत मदद
मदद करेंगे, क्योंकि ये टैग जो लगा हुआ है ना हाई क्वालिटी एजुकेशन का, ये आप लोगों के लिए ही लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर झाम झोल नहीं होता है। झाम झोल समझ रहे हैं ना, हमारी भाषा में इसको झाम झोल बोलते हैं, मतलब आधा अधूरा आपको नहीं दिया जाएगा। पूरा नोट्स में सब कुछ, पूरा सब्जेक्ट रहेगा, पूरा कोर्स रहेगा और बहुत सुंदर नोट्स रहेंगे। उसकी जानकारी के लिए आपको करना क्या होगा, कैसे आप तक पहुंचेंगे, वो नोट्स आपको मैं बताता हूं। ध्यान रखिएगा, आपको अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिएगा, तभी तो आपको वो लिंक मिलेगी, ठीक है ना। और तो आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, विलंब नहीं करना है, देर नहीं करना है, जल्दी से संपर्क करना है और अगले वीडियो तक हमारे साथ रहना है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।